जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई जानकारी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं H1B वीजा। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में बना हुआ है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस मैन, है ना। इनको आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति महानुभाव डोनाल्ड ट्रंप। तो इनको तो सभी जान रहे हैं। और आजकल ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से रैंडम कोई भी निर्णय, कुछ भी एक तरह से ये इनके जो भी दिमाग में आता है उसको जियो पॉलिटिक्स में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर देना, अपने देश में कोई भी पॉलिसी लागू कर देना, क्लाइमेट चेंज को एक बिगेस्ट फ्रॉड बोल देना, है ना। तो इस तरह की वो कुछ भी बोलते हैं, वो मतलब वो ट्रंप है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही हाल ही में, और इन्होंने यहाँ पे भारतीयों के साथ एक तरह से क्या किया है, जो ये जो H1B वीजा सिस्टम था, ये अमेरिका में क्या होता था कि जो बाहर के लोग होते थे, बाहर से जो अच्छा माइंड होता है, जो सबसे प्रोडक्टिव लोग होते हैं, उनको ये वीजा सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो अमेरिका पहुंचते हैं और वहां पे हाई पेइंग जॉब्स पे ये लोग वहां पे रहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इससे भारत को कितना नुकसान है और कितना फायदा, क्या सारी चीजें हैं, है ना। यहाँ पे हमारे SSB SSRs, ये हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के होनहार छात्र, ये हमारी एकेडमी का ऐप है जिसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग इसके बैकग्राउंड स्टोरी पे। तो ये इसका जो पर्पस है, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि इसका क्या है। ये यूएस एम्प्लॉयर्स को जो जॉब में हायर करना चाहते हैं लोगों को, उनके लिए ये एक सुविधा देता है कि वो फॉरेन वर्कर्स को एक तरह के किसी विशिष्ट काम के लिए नौकरी पे रख सकते हैं। और इसमें एक तरह से क्या होता है, हालांकि इसमें वीजा कैप होता है कि भाई 85,000 वीजा एनुअली इस H1B वीजा इशू होगा। करंट मेथड आपका क्या है कि जब भी एप्लीकेशन एक्सीड हो जाता है उससे, तो आपका रैंडम लॉटरी यहाँ पे निकाली जाती है। इसमें चेंज क्या हुआ है कि पहले इसमें जो फीस हुआ करती थी, मतलब जब वो वीजा प्रोवाइड किया जाता है किसी को, तो एम्प्लॉयर को कुछ फीस देनी होती थी उस एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। किसको फीस देनी होती थी? यूएस गवर्नमेंट को फीस देनी होती थी। तो पहले जो ये फीस आपकी हुआ करती थी, वो मतलब एक तरह से जो कुछ डॉलर में होती थी, उसको अभी हाल ही के टाइम में $1 लाख इस फीस को कर दिया गया है। और ये वन टाइम हालांकि पेमेंट होगा। पहले तो इसमें बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि ये $1 लाख क्या हर साल देने होंगे मतलब एम्प्लॉयर को। तो ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि $1 लाख को अगर आप रुपये में चेंज करिए तो कुछ मतलब 85 से 90 लाख रुपए के आसपास आएगा। तो अब उस व्यक्ति को मतलब इतना तो उसको यूएस गवर्नमेंट को पे करना है, उस व्यक्ति को दूसरे देश से मतलब भारत से लाने के लिए। तो ऐसे में ये आपका, हालांकि इसको बाद में यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, वन टाइम पेमेंट है ये आपकी। और इसमें स्क्रैप लॉटरी, जो लॉटरी सिस्टम हुआ करता था कि भाई जब भी वीजा का कोटा पूरा हो जाए, तो उस कोटा पूरा होने के बाद आपका क्या होता है कि वो लॉटरी सिस्टम के तहत लोगों को हायर किया जाता था। तो वो लॉटरी सिस्टम भी इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने स्क्रैप कर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे वही एग्जांपल से समझाया गया कि सपोज 25 एप्लीकेंट्स हैं लेवल 4 पे, और वेजेस एंड 75 एट लेवल 1 वेजेस। ठीक है। तो यहाँ पे वेटेज कैसे निकाला जाएगा? 25 गुड़े 4 यानी 100 एंट्रीज, और 75 गुड़े 1 क्योंकि फर्स्ट लेवल पे है, तो 75 एंट्रीज। तो टोटल एंट्रीज कितनी हो जाएगी? 175 हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीजें आपकी निकल के आती है। इसमें हु गेन्स एंड हु लॉसेस, मतलब लूजेस। यहाँ पे क्या अमेरिका का, अच्छा इसमें हमारे देश के जो मंत्रीगण थे उन्होंने भी ये कहा कि अच्छा है, अमेरिका ने अच्छा है कि ये फीसेस इतनी ज्यादा कर दी है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या थी ब्रेन ड्रेन की, जो समस्या होती थी कि हमारे देश का जो टॉप का ब्रेन होता था, जो टॉप के लोग हुआ करते थे, वो यूएस में हाई पेइंग जॉब्स के लिए चले जाते थे, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज के लिए चले जाया करते थे। तो वो अब हमारे देश में ही रह जाएंगे। तो वो जो प्रसार, मतलब वो जो अपना कंट्रीब्यूशन यूएस की इकोनॉमी में दे रहे थे, वो हमारी इकोनॉमी में देंगे। मतलब ये हमने एक तरह से किसी भी सिचुएशन, हाँ उन लोगों को तो बुरा लगेगा कि वो यूएस में जाके ज्यादा जो मतलब, क्योंकि जो सैलरी उनको जिस काम के लिए इंडिया में जो सैलरी होती है उसके कंपैरिजन में यूएस में उनको मतलब 10 गुना ज्यादा सैलरी मिल जाती है। तो वो चीजें आपकी आ जाती है। तो हाँ, भले उस व्यक्ति को हो सकता है कि उसकी सैलरी कम हो, लेकिन भारत में रहेगा तो भारत के लिए प्रोडक्टिव बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने कहा कि कोई बुरी बात नहीं हमारे लिए, है ना। मतलब हमारे देश के नागरिक है, हमारे यहाँ पे रह जाते हैं, तो हमें तो क्या है। तो विनर्स, हाई वेज एम्प्लॉयर्स एंड सीनियर रोल्स। हालांकि इसमें एक ये भी होता है कि हमारे देश के नागरिक जब बाहर जाके कमाते हैं, जैसे यूएस जैसे देशों में, मिडिल ईस्ट में जाके कमाते हैं, तो वहां से वो जो रिटर्न, जो रेमिटेंस भेजते हैं, तो वो रेमिटेंस में भी दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो आता है वो भारत में ही आता है ना। तो ये रेमिटेंस का मतलब वो जो वहां पे कमाई करते हैं तो वापस अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को जो पैसा भेजते हैं ना, तो उस थ्रू से तो हो सकता है वहां पे हमारे रेमिटेंस में कमी आएगी। तो विनर्स को देखते हैं, हाई वेज एम्प्लॉयर्स एंड सीनियर रोल्स फॉर बेटर ऑड्स ऑफ सिलेक्शन, US companies seeking top global talent, easier to secure specialized hires,
ठीक है। तो इसमें एक तरह से क्या हुआ करता था, यूएस कंपनी जो टॉप टैलेंट को ढूंढा करती थी, हाईली पेड जो प्रोफेशनल होते थे, उनके पास मतलब बेटर चांस होता था इस वीजा को सिक्योर करने का। लूजर्स का क्या रहेगा कि आईटी जो आउटसोर्सिंग एंड स्टाफिंग फर्म्स मैनी रिलाई ऑन लोअर वेज H1B वीजा और ड्रॉप शार्पली। अब क्या होता था कि उनको अगर उसी काम के लिए जो वहां पे मतलब एक तरह से यूएस में किसी इंप्लॉय को हायर करेंगे तो उसको ज्यादा सैलरी देनी होती थी, वहीं वो उनके कंपैरिजन में इंडिया से किसी को हायर करते थे वो कम में हो जाता था। लेकिन चूंकि इंडिया और डॉलर और रुपी में मतलब एक तरह से 85 जो रुपी का मतलब जैसे $1 बराबर 85 रुपी, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि उसको जो कम सैलरी भी यूएस में मिल रही है तो वो भी इंडिया के हिसाब से आपकी ज्यादा हो जा रही है ना। तो अर्ली करियर फॉरेन ग्रेजुएट्स जो एंट्री लेवल जो जॉब्स होती हैं उसमें आपके क्या होते हैं कि भारत के जो लोग होते हैं सोचते हैं अगर यूएस में जाके हम अपना इंटर्नशिप करते हैं तो हमारे करियर के लिए मतलब काफी अच्छा रहेगा। हालांकि इसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो पड़ेगा, देखिए कोई भी बदलाव आता है तो उसका तत्कालिक प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जैसे पैनिक हो जाएगा जो भी वीजा होल्डर्स के जो भी वापस हैं, या उनको लगेगा कि हम री एंटर कर पाएंगे कि नहीं। अब कोई अपनी फैमिली को लेकर चला गया, अब अचानक से उसको बोल दिया जाए कि भाई तुम्हारा वीजा कैंसिल हो जाएगा तो तुमको फिर से वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट शॉक पे देखा जाएगा। इंडियन आईटी स्टॉक्स फेल अमिड फियर्स ऑफ रिड्यूस्ड यूएस हायरिंग। तो इंडिया का जो आईटी स्टॉक्स है वो ये होगा कि भाई अब यूएस ज्यादा हायरिंग करेगा ही नहीं। इवन यूएस जो बिजनेस देता था, जो आउटसोर्स कर देता था बेंगलोर की कई कंपनियों को, वो भी ऑर्डर्स आपके कम आ रहे हैं। कंफ्यूजन फॉर एम्प्लॉयर्स, इवन जो आपके अमेरिका में जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके अंदर भी कंफ्यूजन है, पता नहीं ट्रंप है पागल है कुछ भी कर देगा, है ना। तो इस वजह से ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे निकल के आ रही हैं। हालांकि इसमें कुछ लीगल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि स्टैट्यूटोरी कंसर्न्स हैं, यानी कि आप क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो इमिग्रेशन और नेशनैलिटी एक्ट है वो मैंडेट करता है एलोकेशन इन द ऑर्डर ऑफ फिलिंग और बाय लॉटरी। तो जब वो एक्ट, वो कानून यूएस की संसद का बनाया हुआ, उनकी कांग्रेस का बनाया हुआ कानून है, तो आप उसको कैसे गलत वो कर सकते हो। रूल मेकिंग डिले कि नीड पब्लिक कमेंट, उसमें पब्लिक का कमेंट भी चाहिए होता है। रिस्क ऑफ गेमिंग की एम्प्लॉयर्स में आर्टिफिशियली इन्फ्लेट वेज लेवल टू इंप्रूव ऑड्स, ठीक है। तो वो एक तरह से आर्टिफिशियली एक तरह से क्या बोल देंगे कि वेज लेवल इंक्रीज कर देंगे कि देखिए ये सारी चीजें हमारे देश में भी तो हो रही। इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स इसमें आ जाएंगे। और इकोनॉमिक इंप्लीकेशन इसके क्या होंगे कि हायर एवरेज H1B वीजा जो आपका है, इंक्रीज्ड कंप्लायंस एंड पेटिशन कॉस्ट जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें भारत को ही प्रभाव पड़ने वाला है, इसमें अमेरिका को भी प्रभाव पड़ने वाला है। एग्जिस्टिंग जो H1B वीजा होल्डर्स इनसाइड जो यूएस है वो आपके उनको प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनको प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, जो जाने की सोच रहे हैं, जो अभी मतलब एक तरह से गए हैं तो, या फिर जो अब नया लेने की जो जो है कि अब यूएस में जॉब लेंगे, उनको ये प्रभावित करेगा, है ना। अगर उनके एम्प्लॉयर को लगा कि आप वर्थ इट नहीं हो $1 लाख पे करने के, तो फिर वो पे नहीं करेंगे, वो कोई फिर यूएस में अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। रेनेबल्स एक्सटेंशन ऑफ ऑलरेडी अप्रूव्ड वीजास, ठीक है, एक्सटेंशन की भी बात हो रही कि फिर वो एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, एक्सटेंशन पे फिर से फी देनी पड़ेगी। सम इंट्रा कंपनी जो ट्रांसफर्स है, जैसे कोई कंपनी का एक हेडक्वार्टर यहाँ पे, एक वहां पे मतलब ऑफिस है, तो वो जो ट्रांसफर्स होते हैं वो भी एक तरह से क्या होगा, इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया अमिस्ट यूएस 1000। अब इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, जो आपका $1 लाख जो H1B वीजा फी है यूएस ने जो लगाई है, ये इसमें इंडिया के लिए भी कुछ आपके फायदे रहते हैं, जैसे रिवर्सिंग ब्रेन ड्रेन। जैसे हमारे देश से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे देश से जो काबिल दिमाग जो यूएस में चला जा रहा है, वो अब स्टेम का मतलब होता है साइंस और जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, इस क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग जो भारत में काम कर सकते थे वो यूएस चले जाते थे, अब वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा, वो भारत में ही रहेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम, भारत में स्टार्टअप, अब वो लोग जब इतने प्रतिभाशाली लोग भारत में ही रह जाएंगे तो भारत में स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम आपका बढ़ेगा। यूनिकॉर्न्स होता है जो शुरुआत की जो कंपनीज होती हैं जो $1 मतलब बिलियन के जिनका वो पहुंच जाता है वैल्यूएशन, तो उनको यूनिकॉर्न्स कहते हैं। पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, तो भारत सरकार भी लगी हुई है कि भाई ठीक है आप यहीं पे रह रहे हो तो हम आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर जस्ट फैसिलिटेटिंग टू यू टू इंक्रीज द बिजनेस इन हियर, है ना, ताकि आप यहाँ पे क्या कर सको, यहाँ पे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर सको। कॉस्ट एंड मार्केट एडवांटेज भी होगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज नई नई जैसे एआई है, इसके लिए भी काफी अपॉर्चुनिटी है, भारत में भी सिलिकॉन वैली जैसा आपका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन क्या सब कुछ हरा हरा ही है, मतलब सामान का सब एकदम हरा भरा ही सब कुछ है, नहीं, कुछ चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस क्या है, R&D एंड स्किल्स, हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना खर्चा नहीं होता है, ठीक है। तो लो रिसर्च स्पेंडिंग, हमारे देश का 0.7% ही जीडीपी का किस पे स्पेंड होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। एंड गैप्स इन हायर एजुकेशन लिमिट कटिंग एज इनोवेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशंस क्या है, हमारे देश का जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह एडिक्वेट नहीं है, एंड कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्लो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है हमारे देश में, ठीक है। तो आईपीआर, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादातर जो विकसित देश है वहां पे डेवलप होती है, फिर जो विकासशील देश है उनको कॉपी करते हैं, मतलब एक तरह से, है ना। आईपीआर, कमर्शियलाइजेशन, वीक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, और रीजनल कोऑपरेशन भी उतना ज्यादा आपका नहीं है ना, हमारे देश में। तो ये चीजें कुछ चैलेंजेस यहाँ पे बनेंगे अगर हम ओवरऑल इसके कंक्लूजन में देखा जाए। भाई चैलेंजेस तो हर सिचुएशन में आपके होते ही हैं, हमारे पास प्रो है, हमारे पास कॉन्स है, अब हमको इवेल्युएट करना है कि हमको कैसे बैलेंस करते हुए चलना है। तो इंडिया has the capability and now it must focus on economic pragmatism and technological innovation। तो इंडिया को अब क्या करना है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे और जो आपका प्रैग्मेटिज्म यानी कि व्यवहारिकता पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये था हमारा H1B वीजा का इशू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इस तरह की जो भी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज है उनको हम लेके आपके पास आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।